कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका क्रैश कोर्स का डे 46 है और 47 में आपकी 8th की NCERT हिस्ट्री भी एंड हो जाएगी। ठीक है, कई बच्चों को ये लग रहा होगा कितना लंबा खींचेगा, जो GS वाला पोर्शन है वो ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि 9th और 10th की अगर आप हिस्ट्री देखोगे NCERT की वर्ल्ड हिस्ट्री, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उससे आएगा तो मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आ सकता है और उतना ज़्यादा कुछ आना है नहीं उससे वर्ल्ड हिस्ट्री से। वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्रैश कोर्स में। जिसने पहले वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस मैंने पढ़ाई थी उससे अगर बन गया तो बन गया, फिर वैसे बहुत कम चांसेस है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन आएगा भी तो छोड़ देना एक आध नंबर। ठीक है, दूसरा इसके बाद सीधे क्लास आती है आपकी 12th की, यानी मैं पहले पढ़ाऊंगा 12th का मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन। 3-4 क्लासेस में 12th एंड हो जाएगा, फिर आएंगे हम 11th में, फिर उसके बाद 3-4 क्लास, यानी मान के चलिए 3-4 यानी 55-56 क्लासेस तक मेरी कोशिश है कि आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 10 से 15 क्लासेज हम ज्योग्राफी की देखेंगे, यानी 15 से 20 क्लास मान के चले 75 तक आपकी ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाएगी। फिर बचते हैं 15 क्लास। उन 15 क्लासेस से पहले, यानी जब हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसके साथ रीजनिंग का पोर्शन शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर का पोर्शन भी हमारा लगभग 55-56 क्लासेस के अंदर एंड हो जाएगा। ठीक है, बेफिक्र होकर पढ़िए, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, देखिए GS का जो अगला आता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी। लिखो यंग बंग, यानी इस प्रकार से लिखना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है। यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, ये एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति था। यहाँ पर एक मतलब टीचिंग का कार्य करता था। विलियम डेरोजियो, ठीक है, हेनरी विलियम डेरोजियो बोलते हैं इसको। लुई विलियम डेरोजियो भी लिखा होगा। ठीक है, हेनरी लुई विलियम लुई, मतलब जो इसका पूरा नाम है हेनरी लुई भी लिख सकते हो, या कहीं लुई भी लिखा होगा। लुई विवियन डेरोजियो, ठीक है, विवियम डेरीजियो लिख दो, ऐसे डेरीजियो ठीक रहेगा। ठीक है, ये समझने से मतलब है आपको, ये अपना नाम तो आगे पीछे चलते रहता है। अगला जो क्वेश्चन आपने यहीं पे लिखना है, वेद समाज की स्थापना लिखना है आपको। ठीक है, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1864 में। कहाँ हुई थी, मद्रास में। और मद्रास कहाँ हुआ, चेन्नई को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मूवमेंट, यानी अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में। ठीक है, यानी सर सैयद अहमद खां, इन्होंने क्या की थी, अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की थी। ठीक है, अब जो अलीगढ़ मूवमेंट है इसी में एक सर सैयद अहमद खां है। इनके बारे में क्वेश्चन आ रहा था कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो मोहम्मडन ओरिएंटल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना और कब हुई थी, 1875 में। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है और ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने ही इसको की थी। अगला लिखना है इसको, ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक है, इसी को जो है क्या बोला जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसी को लिख दो आप लोग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से इसी को जाना जाता है। ठीक है, यही अपने आप को बाद में क्या कहलाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। अगला जो है प्रार्थना समाज की स्थापना लिखो 1867 में। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में। और ये जो प्रार्थना समाज है ये हुई थी बॉम्बे में। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना, बम्बई में लिख देना। कहाँ हुई थी, बम्बई। रटने का मतलब है। ठीक है, ये रटने के अलावा कुछ नहीं है इसमें और ऑप्शन। अगला लिखो, जो विवेकानंद द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में आयोजित किया गया था उसमें भाग कब लिया गया था। लिखो सीधे सीधे लिखो, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो, विश्व धर्म सम्मेलन। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, शिकागो में हुआ था। कहाँ लिखोगे, शिकागो में। और इसमें जो विवेकानंद जी ने 1893 में ब्रैकेट में लिखो विवेकानंद जी द्वारा इसमें भाषण भी दिए गए थे। ठीक है, विवेकानंद
द्वारा इसमें क्या किया गया था, प्रतिभाग किया गया था या इसमें अपने आप में भाषण दिए थे। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ सकता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है बच्चों, वो लिखना आप लोग। अनुवाद समिति की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने ही की थी। इसी के आगे लिख दो अनुवाद ट्रांसलेट कमिटी। अनुवाद समिति की स्थापना अगर कभी पूछेगा तो 1864 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही किसकी स्थापना की गई थी, अनुवाद समिति की स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी। ये शायद मैंने लास्ट, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, कल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मैंने 1784 विलियम जोन्स ने बताया था ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। लिखो टीपू सुल्तान, मद्रास का एक वो था, अपने आप में बताया था मैंने तुमको। ठीक है, सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में, अंतिम युद्ध मतलब 1799, अंतिम युद्ध जहां मारा गया था। ठीक है, 1799 में अंग्रेजी नेतृत्व लिखो, यानी अंग्रेजी नेतृत्व, यानी अंग्रेजों की ओर से किसने इसको लीड किया था, इस युद्ध को जो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक के साथ किया था अंग्रेजों ने, उसमें अंग्रेजी जो नेतृत्व हुआ था बच्चों, वो किसके द्वारा किया गया था, सर डेविड बेयर्ड द्वारा। किसका नाम लिखोगे, डेविड बेयर्ड के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। ठीक है, किसमें किया गया था, जो अंग्रेजी में युद्ध। अगला लिखो आपको, आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, 1878 में। ठीक है, और किसके समय हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय। लिखो लॉर्ड लिटन के समय, यानी उस समय वाइसराय जो थे वो लॉर्ड लिटन थे। इसमें क्या किया गया था, भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, यानी इसके तहत क्या किया गया था, भारतीयों को अपने पास, लिख लो ब्रैकेट में, भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार जो किया गया था, छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, ये भी 1878 में आया था। और कौन लाया था इसको, लिटन के समय। ठीक है, और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो रद्द किया था, यानी बाद में इसको क्या कर दिया गया, रद्द किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, रिपन द्वारा। 1718 ये कब किया गया था, 1882 में इसको रद्द कर दिया गया था। जब कौन बना गवर्नर, वो अपने आप में रिपन जब बना था तब उसने रद्द कर दिया। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट, इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास कब किया गया था, 1883 में। ठीक है, लिखो इल्बर्ट बिल विवाद, लिखो इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, ये था 1883 का, और ये भी था लॉर्ड रिपन के समय, यानी वाइसराय कौन था उसमें, लॉर्ड रिपन था। और इसमें नीचे लिख दो क्या था, ये भारतीयों को जो था यूरोपीय मामलों में, यानी भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों के मामले में निर्णय लेने का अधिकार देना चाह रहा था। ठीक है, यानी भारतीयों को यूरोपीय मामलों में भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार, यानी यूरोपीय मामलों में भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार देना चाह रहा था। क्या, निर्णय का अधिकार देना चाह रहा था। ये लिख दो, ये क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लिखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। ठीक है, और कहाँ हुई थी, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा, बॉम्बे में बता देना। और पहला जब सम्मेलन हुआ था, यानी पहली बार कितने ने भाग लिया था, लिखो बॉम्बे में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों द्वारा इसमें क्या किया गया, भाग लिया गया, 72 प्रतिनिधियों द्वारा इसमें भाग लिया गया। अगला लिखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक इसकी, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या लिखोगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो पुस्तक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की है, दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसको लेकर रहूंगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। लिखो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है,
जन्म सिद्ध अधिकार है तथा मैं इसको लेकर रहूँगा, तथा इसको मैं लेकर रहूँगा। ठीक है, मैं लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था अपने आप में? ये कहा था तिलक ने। क्या लिखोगे? बाल गंगाधर तिलक लिख दो। ठीक है, क्या लिखोगे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये किसके द्वारा अपने आप में कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो लिखना है यहाँ पर, बंगाल विभाजन, यानी एक क्वेश्चन लिखो, केसरी समाचार किसके द्वारा चलाया गया था? केसरी समाचार ये भी किसके द्वारा चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, केसरी समाचार किसके द्वारा चला था? तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिखो, पहले तो ऐसे लिखना है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और वायसराय कौन था? कर्जन लिखो, उसमें भारत का वायसराय कौन था? अपने आप में कर्जन था। ठीक है, किसमें? बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, और जो बंगाल विभाजन था इसको मतलब जो साउथ इंडिया में इसको नाम जाना जाता है वंदे मातरम आंदोलन। तो लिखो, बंगाल विभाजन का मतलब ऐसे लिखो, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? लिखो, ये जो बंगाल विभाजन था, लिखो इस तरीके से लिखो, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र के डेल्टाई इलाकों में, जो डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये कहा जाता है बच्चों वंदे मातरम। वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता है। ठीक है, यानी साउथ इंडिया के जो रीजन है उसको क्या कहा जाता है? इसको मतलब आंध्र के इलाकों में वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, बंगाल विभाजन के विरोध में जो संघर्ष उपजा उसे किस नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, यानी मतलब अपने आप में स्वदेशी आंदोलन बोला जाता है। ठीक है, इसको लिखो यहाँ पर, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन उत्पन्न हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन उत्पन्न हुआ? स्वदेशी, यानी हम लोग अपने देश की चीजें अपनाएंगे, अपने देश के प्रोडक्ट को यूज करेंगे सब। ठीक है, और यही स्वदेशी आंदोलन साउथ इंडिया में क्या कहलाया था? यानी आंध्रा के इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। ठीक है, यानी बंगाल का इन लोगों ने विभाजन करने की सोची, उसको अलग अलग भागों में बांटने की सोची, तो उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसको बोला जाता है स्वदेशी आंदोलन। अगला आपने लिखना है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब हुआ था? ये 1906 में, यानी मुस्लिम लीग। ठीक है, कहाँ हुआ था अगर पूछेगा? ढाका में। कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का सूरत विभाजन, यानी सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, यानी सूरत विभाजन कब हुआ? 1907, और इसकी अध्यक्षता पूछता है किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। किसकी? जो अपने आप में ऑल इंडिया मतलब ये क्या है? सूरत विभाजन। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, लिखूं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? ये है 9 जनवरी 1915 को। इसी 9 जनवरी की वजह से हम कौन सा दिवस मनाते हैं? और प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं वो 9 जनवरी की डेट यहीं से ली है हमने। ठीक है, इसी वजह से क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस आपने सुना होगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, असहयोग आंदोलन की शुरुआत लिखिए। असहयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसकी? असहयोग आंदोलन की। और यहीं पर लिखना आपको चौरा चौरी कांड, जिसके कारण ये असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ठीक है, चौरा
चौरी कांड, इसके ब्रैकेट में लिखा इसी के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था 5 फरवरी 1922 से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। यहीं पे एक अगला क्वेश्चन आता है, दांडी मार्च कब से कब तक चला था? दांडी मार्च ये जो चला था बच्चों 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक। और इसी के साथ लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये हुआ था इसी के तुरंत बाद 1930 थे। और यहीं पे लिखो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत लिखो 8 अगस्त 1942 से। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब लिखोगे? 8 अगस्त 1942 से। और नेक्स्ट लिखो डू और डाई का नारा किसने दिया? करो या मरो। इसके ब्रैकेट में लिखो इस दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछेगा किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अपने आप में जो कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। तभी मैंने इसी के ब्रैकेट में लिखा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने काहे का नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। अगला लिखना है आपको रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 का है। पहले लिखो जलियांवाला बाग हत्या, ऐसे लिखो रॉलेट एक्ट कब का है? 1919 का। इसी को बोला जाता है बिना दलील और बिना वकील का कानून। और इसी के विरोध में एक हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये कब हुआ था? हत्याकांड ये हुआ था बच्चों 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और एक अन्य व्यक्ति थे, उन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में ये हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपको, जलियांवाला बाग के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन लिखो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने वापस लौटाई थी? नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई थी, नाइटहुड की उपाधि वापस किसके द्वारा की गई थी? यह है बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था? इसको वापस लौटाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है आपका वो आता है उत्तराखंड का पोर्शन, क्योंकि बिना उत्तराखंड पढ़े आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, ये सब जानते हैं और आप भी अच्छे से जानते हैं। तो उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन लिखो, किसके काल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है? यानी गोल्डन एरा ऑफ कुमाऊं। ठीक है, यानी किस ब्रिटिश गवर्नर यानी कमिश्नर, लिखो कुमाऊं का स्वर्णिम काल। ये कमिश्नर की बात चल रही है, जगत चंद मत कह देना आप। कुमाऊं में स्वर्णिम युग, कुमाऊं में स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एरा, कुमाऊं में स्वर्णिम युग किसका काल कहला जाता है? ये है बच्चों जॉन हेलिट बैटन। ठीक है, लिखो जॉन हेलिट बैटन। बैटन का जो कमिश्नरी का काल था कुमाऊं में स्वर्णिम युग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला लिखो प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ट्रेंड। ठीक है, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बैटन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? बैटन के द्वारा। ठीक है, अगला लिखो इस तो मतलब जो है अल्मोड़ा से कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल स्थानांतरित कब किया गया? लिखो ब्रिटिश कमिश्नरी का मुख्यालय, ब्रिटिश कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब शिफ्ट किया गया? अल्मोड़ा टू नैनीताल। ठीक है, कब शिफ्ट किया गया? मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, ये किया गया था 1855 में, और ये किसके अनुसार? अजय राउत जी की बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो लिखना है आपको, कोसी ये 20 साला बंदोबस्त किसके समय का है? 20 साला बंदोबस्त, 20 साला बंदोबस्त ये है अपने आप में बैटन के समय का। क्या है? बैटन के समय का है। ठीक है, इसी के समय का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है वो लिखना आप, कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है? ठीक है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह
कौन सा कमिश्नर कहलाता है? ये है बच्चों हेनरी रैमजे। किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो लिखना 1857 की क्रांति के समय कमिश्नर कौन था? लिखो 1857 की क्रांति, जब 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे? हेनरी रैमजे। ठीक है, लिखो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर जो थे सर हेनरी रैमजे थे। ठीक है, सर हेनरी रैमजे। अब कई बच्चे कहेंगे सर इनके आगे सर शब्द मत लगाओ, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, सर हेनरी आप मत लिखना, आप रैमजे लिख दो खाली, या रैमजे। ठीक है, सर हेनरी रैमजे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है यहीं पर वो आता है कुष्ठ रोगियों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था करने वाला कमिश्नर कौन था? यानी इसने क्या किया था? जो कुष्ठ रोगी थे, कुष्ठ रोगियों हेतु चिकित्सालय की व्यवस्था, कुष्ठ रोगियों हेतु चिकित्सालय की व्यवस्था किसने किया था? सर हेनरी रैमजे ने किया था। ठीक है, अगला आता है आपको ये रैमजे द्वारा वनों की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कब किया गया था? लिखो हेनरी रैमजे द्वारा वनों की ठेकेदारी प्रथा समाप्त, वनों की ठेकेदारी प्रथा समाप्त, ठेकेदारी प्रथा को जो समाप्त किया गया था वो क्या था? 1858 में। ठीक है, 1858 में। अगला लिखो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर भी माना जाता है इसको। ठीक है, लिखो सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर, सर्वाधिक लोकप्रिय यानी लोगों के बीच बहुत फेमस रहा था। ठीक है, लोकप्रिय कमिश्नर कौन था? अपने आप में सर हेनरी रैमजे ही थे। ठीक है, अगला लिखना है आपको उत्तराखंड को ब्रिटिश कंपनी में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? गार्डनर। वैसे तो आपको पता ही है कि जो गोरखाओं के साथ संघर्ष हुआ था उसका समय गार्डनर ही था। ये खुद ही कर लोगे आप, लिख लो। फिर भी उत्तराखंड के भूभाग को ब्रिटिश कंपनी में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल करने की में भूमिका, ठीक है, किसकी थी? गार्डनर की थी। वो तो कॉमन सेंस है, आप खुद ही करोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये तो उस समय आपको पता ही चल जाएगा गोरखों के साथ जब संघर्ष हुआ था, उत्तराखंड का हिस्सा इनके हिस्से में आया था, तो उसमें जो कमिश्नर था वो वैसे ही समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन देखिए आप लोग समझ जाओगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो लिखना है उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत करने वाला कमिश्नर कौन था? ट्रेल। क्योंकि लंबा शासन इसका था। ठीक है, उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत, शासन की नींव जो मजबूत हुई थी, ठीक है, किसके समय में हुई थी? ट्रेल सी के समय में हुई थी। ठीक है, ये किसके समय में हुई थी? ट्रेल की ही समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है बद्रीनाथ, ये यहाँ से क्वेश्चन लिखना है कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में कब बांटा गया था? लिखो कुमाऊं को अल्मोड़ा प्लस नैनीताल नामक 2 जिलों में कब बांटा गया था? 2 जिलों में कब बांटा गया था? 1891, 1891 में बांटा गया था अल्मोड़ा और नैनीताल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको रामनगर को किसने बताया था? हेनरी रैमजे। रामनगर को किसने बताया था? नाम से ही लग रहा है। ठीक है, रामनगर ये किसने बताया था? हेनरी रैमजे ने ही रामनगर को बसाने का क्या जाता है, इनको श्रेय जाता है। ठीक है, अगला लिखा आपको 8 आने टिकट लगाने की शुरुआत किसने की थी? ट्रेल ने। ठीक है, विवाद के आने पर। ठीक है, लिखो 8 आने टिकट लगाने की शुरुआत किसने की थी? ट्रेल ने। लिखो 8 आने का टिकट लगता था। ठीक है, टिकट की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ट्रेल महोदय के द्वारा की गई थी 8 आने टिकट लगाने की शुरुआत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा? अच्छे से बन जाएगा। अगला लिखना आपको किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? वो लगाया था बच्चों बैकेट ने। ठीक है, लिखो घराटों पर कर, घराट होते थे ना जो गेहूं पीसने वाले, घराटों पर कर बैकेट ने।
ब्रैकेट के द्वारा क्या लगाया था, घराटों पर कर लगाने वाला कमिश्नर था। ठीक है, इसके बाद 12 आना बीसी भूव्यवस्था किसने लागू की थी, रैमजे ने। 12 आना बीसी भूव्यवस्था, 12 आना बीसी लैंड जो सिस्टम भूव्यवस्था, वो किसका था, रैमजे का ही था। रैमजे ने ही क्या लगाया था, 12 आना बीसी भू व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला लिखना है आपको, गौ हत्या पर कुमाऊं में प्रतिबंध ट्रेल ने और डोरी पेमाइस बैकेट ने। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है। गौ हत्या पर प्रतिबंध कुमाऊं में, गौ हत्या पर प्रतिबंध ट्रेल ने। गौ हत्या प्रतिबंध किसके द्वारा लगाई गई, ट्रेल के द्वारा। और इसी के साथ अगला लिखना है आपको, डोरी पेमाइस की शुरुआत किसने की थी, डोरी पैमाइश की शुरुआत जो की थी, ये की थी बैकेट के द्वारा। ठीक है, बैकेट के द्वारा डोरी पैमाइश की क्या की थी, शुरुआत की गई थी। ये था आपका उत्तराखंड का पोर्शन। और उत्तराखंड के साथ जो सेकंड पोर्शन है वो कौन सा, जीएस का। इसके बाद थर्ड जो पोर्शन आता है आपका 3-4 नंबर वाला, वो कंप्यूटर। ठीक है, और जो रीजनिंग है वो 15 अगस्त के बाद देखेंगे, यानी इसका जो आने वाला हफ्ता है उसमें रीजनिंग नहीं आएगी। उसके नेक्स्ट वीक से, यानी जैसे अब इस हफ्ते है, इस हफ्ते कितनी, आज मंडे, इसके बाद 4 क्लासेज आपकी बचती हैं इस हफ्ते। तो इस हफ्ते के बाद जो 4 मतलब अगले हफ्ते से हम क्लास देखेंगे, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको यहां से लिखना है, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है। ठीक है, हमने यानी कुछ इंपोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने हैं। पहला लिखना है आपको MS-DOS, ये मैंने आपको बताया भी था, इसका फुल फॉर्म MS-DOS, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है। ठीक है, MS-DOS, इस पर लिखो, ये कहाँ पर स्थापित होता है, याद रखना, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित होता है, और माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, लिखो पीसी में स्थापित। दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिखो माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला OS लिख देता हूं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाना है। तो अगर ये पॉइंट याद रखना है, अगर पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, आपका आंसर हो जाएगा MS-DOS। सेकंड लिखना है आपको MS विंडोज, यानी कहीं ना कहीं MS विंडोज भी जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। ठीक है, विंडोज, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, ये सिर्फ पता करना है कि हाँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन में पूछ सकते हैं इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। तीसरा आता है बच्चों यूनिक्स, क्या आता है, यूनिक्स, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, यूनिक्स, यानी यूनिक्स अपने आप में क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कोई भी पूछता है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसको खोजा गया था केन थॉमसन के द्वारा। ठीक है, लिखो 1969 में किसके द्वारा, केन थॉमसन के द्वारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब क्या किया गया था, फाइंड किया गया था, यानी इसको विकसित किया गया था। और ये क्या करता है, सर्वर तथा वर्क स्टेशन में उपयोग होता है, और असेंबली भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया था। ठीक है, लिखो असेंबली भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया था, ऐसे लिखो। असेंबली भाषा कौन सी होती है, मैंने बताया ना आपको, पढ़े, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं। असेंबली भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया, सर्वप्रथम लिखा गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि असेंबली भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, वो था अपने आप में यूनिक्स था। और इसको याद रखना कि इसको जो अपने आप में कर्नल द्वारा डेटा, इसको छोड़ दो, ये नहीं लिखना है, लेकिन ये आपको याद रखना कि असेंबली भाषा में सर्वप्रथम कौन सा लिखा गया। ठीक है, इसके बाद होता है बच्चों एक लाइनेक्स, जिसको 1991 में खोला गया था, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लाइनेक्स भी क्या है, लाइनेक्स भी क्या है, अपने आप में एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। 1991 में इसको क्या किया गया था, खोजा गया था, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिखो।
यानी ओपन सोर्स क्या है, सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि MS DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी है, यूनिक्स भी है और लाइनेक्स भी है, ठीक है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और लाइनेक्स में सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगी, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चों कुछ ट्रांसलेटर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेन ये 3-4 बता दिए मैंने आपको, और भी हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, आप जहाँ पे जो बता रहा हूँ वो देखना। अब कुछ ट्रांसलेटर आते हैं, इसको लिखो ट्रांसलेटर, यानी जो चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के लिखो। बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला लिखो आपको असेंबलर, ध्यान रखना ये वहां पे पूछेगा इनमें से कौन सा ट्रांसलेटर है या नहीं है। पहला लिखना आपको असेंबलर। असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है, ध्यान रखना। सेकंड लिखना आपको कंपाइलर, क्या लिखना है, कंपाइलर, यानी असेंबलर भी ट्रांसलेटर है, कंपाइलर भी ट्रांसलेटर है। और चौथा इंटरप्रेटर, ठीक है, क्या लिखोगे, थर्ड इंटरप्रेटर। ये 3 के 3 अपने आप में क्या है, एक प्रकार के ट्रांसलेटर हैं। तो अगर पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, इनमें से कौन सा ट्रांसलेटर नहीं है, तो ध्यान रखना असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर 3 के 3 क्या है, एक प्रकार के ये ट्रांसलेटर है। ये क्या करता है, जो असेंबली भाषा में लिखी गई प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है। लिखो, ऐसे लिखो, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है, भाषा में बदलने का कार्य यानी कौन करता है, वो मतलब करेगा आपका असेंबलर, ठीक है। यानी इस प्रकार का एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर की, उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि मशीन उसको इजीली क्या कर सके, समझ सके। कंपाइलर सेकंड होता है बच्चों, ये क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, यानी उच्च स्तरीय भाषा में जो प्रोग्राम कोड लिखे होते हैं, उसको मशीनी भाषा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है। यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में लिखो, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में, कंप्यूटर भी तो समझना चाहिए ना, तो इसके लिए अपने आप में वहाँ क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर मतलब कंपाइलर वगैरह, असेंबलर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, पूरा प्रोग्राम जो होता है ये एक बार में पढ़ता है और उसको सारी गलतियों को बताता है। फिर क्या करेगा, जो गलतियां होती हैं कंप्यूटर में उसको दूर करने का भी क्या करता है, काम करता है। यानी गलतियां दूर होने पर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित कर देता है। तो सिंपल सा ये याद रखना कि कंपाइलर को कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, क्योंकि आप इतना समझने की जरूरत है नहीं, अभी तो टाइम है भी नहीं कि 1 by 1 इसको समझाया जाए। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन कन्वर्ट करता है पूछेगा, तो वहां पर आपका कंपाइलर हो जाएगा, ठीक है। यानी कंपाइल जब हो गया, यानी कंपाइलिंग के फलस्वरूप एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम का निर्माण होता है, वो तो अलग चीज है। तीसरा आता है बच्चों इंटरप्रेटर। ये भी क्या करता है, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें जो भी निर्देश दिए होते हैं उसको निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। लिखो, हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय मशीनी, इसको क्या करेगा, उच्च स्तरीय मशीनी, ठीक है। इस तरीके से लिखो, उच्च स्तरीय मशीनी भाषा को पूरा लिखना है, ठीक है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को लिखो, ऐसे नहीं, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मशीनी भाषा में क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। तो सिर्फ और आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, अपने आप में एक ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर के, जो लैंग्वेज को क्या करता है, चेंज करता है। और उसके बाद जब ट्रांसलेट हो जाता है तो सारा का सारा प्रोग्राम क्रियान्वित, मतलब वो एक प्रकार के उससे आगे को वर्क करेगा। तो अगर आपसे कभी पूछेगा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है, या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में कौन बदलता है, और इससे ज्यादा पूछने के सवाल ये रहते हैं कि ये क्या चीज है। अगर कंप्यूटर में कंपाइलर क्या होता है, कंप्यूटर में इंटरप्रेटर क्या होता है, तो हमेशा आंसर होगा, जैसे मैं ही हूं अगर क्वेश्चन पूछ दूं व्हाट इज इंटरप्रेटर, यानी कंप्यूटर का क्वेश्चन दे दिया, इंटरप्रेटर क्या होता है, ऑप्शन दे दिया, मशीनी भाषा, ये भाषा, ट्रांसलेटर, सॉफ्टवेयर, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आपकी डे 46 आज यहाँ पर एंड होती है, जहाँ आपका कंप्यूटर का सेक्शन भी थोड़ा हमने देखा और जीएस का और उत्तराखंड का सेशन भी देखा। इसके बाद डे 47 का वेट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।